हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो बिलोंग करता है इतने स्ट्रॉन्ग सेक्टर से, जिसे कहा जाता था द फ्यूचरिस्टिक सेक्टर ऑफ स्टॉक मार्केट, जहां पर ग्रोथ होने के चांसेस अनलिमिटेड हैं। शॉक प्रूफ सेक्टर, फेल प्रूफ सेक्टर, एंड दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और ये गलत नहीं है, नो डाउट गवर्नमेंट का भी फुल फोकस है इस सेक्टर पर। इवन वर्ल्ड पॉलिसीज भी इस सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। दैट्स वाई यहाँ पर कहा जाता था कि किसी भी अच्छे स्टॉक में आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दीजिए और 2 से 3 साल में आपका पैसा डबल ट्रिपल या 4 गुना भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है जेंसोल इंजीनियरिंग, और ये स्टॉक इस सेक्टर की टॉप लिस्ट में आता था। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी स्टार्ट होती है 2012 से। कंपनी का काम है ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स विद अ स्पेशल फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। कंपनी इंडिया में और इसके साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी अपनी यही सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कुछ सालों बाद ये कंपनी अब ईवी लीजिंग की भी फील्ड में आ जाती है और अपनी ईवी रिलेटेड जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, कार्स हैं, कुछ ट्रक्स हैं, उसको लीज पर देने का काम करते हैं और वहां से भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अराउंड अक्टूबर 2019 जेंसोल इंजीनियरिंग का स्टॉक बीएससी एसएमई आईपीओ में लिस्ट होता है अराउंड ₹43। उसके बाद जुलाई 23 में कंपनी का जो स्टॉक है वो एनएससी की मेन बोर्ड कैटेगरी में लिस्ट होता है एट द प्राइस ऑफ अराउंड 440 टू 450, एंड विद इन जस्ट अ मैटर ऑफ 7 to 8 months कंपनी का स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाता है अपना 1375। सो प्रमोटर्स का, इन्वेस्टर्स का पैसा जस्ट 7 महीने में ही 200% से ज्यादा का रिटर्न देता है। नो डाउट वो टाइम बुल मार्केट्स का था। मोर ओवर जिस सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है, जिसकी हमने बात करी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, उस सेक्टर पे काफी फोकस था। और इस स्टॉक की, इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी, कंपनी की जो रिवेन्यू ग्रोथ थी, कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन थे, वो काफी शानदार से 2 times to 5 times, 5 times to 10 times कंपनी की रिवेन्यू में ग्रोथ हो रही थी और सेम प्रॉफिट मार्जिन में। सो नो डाउट ये स्टॉक सबकी आंखों का तारा बना हुआ था। जनरली बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, बनी होंगी, न्यूज चैनल्स पर हर जगह यही था, जेंसोल इंजीनियरिंग इज द फ्यूचर ऑफ सोलर सेक्टर। किसी को भी अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, गो फॉर द जेंसोल। और बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया अभी, किसी ने 450 के लेवल पे, किसी ने 500 पे, किसी के पास 700 पे, और हो सकता है कुछ लोगों ने 1300 के लेवल पे भी इन्वेस्ट किया होगा। नो डाउट जिनका प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म का है, जो 2 से 3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहते थे, उनके लिए ये प्राइस कोई बड़ी बात नहीं थी। बायर्स इस स्टॉक के लिए किसी भी प्राइस में एंटर करने के लिए रेडी थे, और आज वो टाइम है कि उन्हीं बायर्स को किसी भी प्राइस पर एग्जिट नहीं मिल रहा है। स्टॉक कॉन्टिन्यूअस लोअर सर्किट्स पे ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स को मौका ही नहीं मिल रहा कि वो अपने स्टॉक से बाहर आ सके, और अब बाहर आकर होगा भी क्या। 1374 के लेवल से आज ये स्टॉक आ चुका है 90 रुपीज के लेवल पर। आज इस कंपनी की मार्केट कैप 4500 करोड़ से 400 करोड़ पर आ चुकी है। सच फॉल, इसको हम फॉल नहीं कहेंगे, इट इज अ कंप्लीटली वेल्थ डिस्ट्रक्शन ओनली। लास्ट कुछ मंथ्स में मार्केट्स में जबरदस्त फॉल आया है, करेक्शन आई है। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक अराउंड 40% 50% करेक्ट हो चुके। वो जेंसोल के साथ भी हुआ। दैट्स वाई ये कोई स्पेशल कंसर्न नहीं था, सभी स्टॉक फॉल कर रहे थे, ये भी फॉल कर रहा था। 1300 के लेवल से स्टॉक 600 700 के लेवल्स पे ट्रेड करने लगता है, बट ये एक नॉर्मल चीज थी, बिकॉज उस टाइम मार्केट्स भी फॉल कर रहे थे। 30-40% की करेक्शन जस्टिफाइड थी। स्टॉक ऑलरेडी मल्टीपल रिटर्न जनरेट करके दे चुका था, सो प्रॉफिट बुकिंग भी स्टॉक में देखी गई। बट ऑन 4 मार्च 2025 ये कंपनी का स्टॉक फॉल करता है 20% इन अ सिंगल डे। 515 के लेवल से ये स्टॉक ट्रेड करने लगता है 418 के लेवल्स पर। 20% fall in a single day in any stock obviously is not a regular thing, not a normal thing. जब भी ऐसा किसी स्टॉक के साथ होता है, that is for sure कि कुछ बैड न्यूज है या फिर कंपनी में कुछ इश्यूज हैं। कोई भी इश्यू हो सकता है, बट देयर इज समथिंग वेरी सीरियस। और उस दिन था जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, आईसीआरए एंड केयर, इन्होंने जेंसोल इंजीनियरिंग कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को स्टेबल से डी पर कर दिया था। डी मींस डिफॉल्ट।
दैट इज द लीस्ट पुअर रेटिंग अवेलेबल जो इन कंपनीज के पास है। नो डाउट ये रेटिंग 3 महीने बाद अच्छे पेमेंट करने के बाद अपग्रेड भी हो जाती है, बट अगर कोई भी कंपनी इस कैटेगरी में एक बार भी फॉल करती है, दैट क्लियरली शोज कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। ये एक रेड फ्लैग माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। सो उस दिन ये कंपनी का स्टॉक 20% फॉल करता है। डिफॉल्ट रेटिंग बहुत सी कंपनीज के साथ होती है और नो डाउट उससे इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में फॉल भी आता है, बट यहाँ पर इस न्यूज ने फर्स्ट ट्रिगर का काम किया जिसने इस कंपनी के अंदर चल रहे मल्टीपल इश्यूज को पब्लिक के सामने, रेगुलेटरी बॉडीज के सामने लाकर रख दिया। कंसर्न सिर्फ रेटिंग का डाउनग्रेड होने का नहीं था, इसके साथ इकरा और केयर रेटिंग्स का कहना था कि कंपनी ने फ्रॉड किया है। कंपनी ने रेटिंग एजेंसीज को फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे, जिसमें यह दिखाया गया कि कंपनी सारे अपने डेट्स को टाइमली रीपे कर रहा है, इनफैक्ट एडवांस में पे कर रहा है, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो काफी अच्छी दिखे। सो कंपनी ने पीएफसी और आईआरडीए इन दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन्स लिए गए उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करी, उसकी जगह सिर्फ एक कंडक्ट लेटर दिया गया जिस पर यह लिखा हुआ था कि ऑल द रीपेमेंट्स रिगार्डिंग दिस कंपनी दिस लोन आर ऑन टाइम, कोई भी इशू नहीं है। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए एक अलार्म था कि बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई, सो इन दो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस की क्यों नहीं दी गई। सो जब इस एजेंसी ने लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से बात करी, पीएफसी और आईरेडा से स्टेटमेंट्स मांगी, तब पता चला कि जो ये कंडक्ट लेटर दिया गया था इट इज कंप्लीटली फॉल्सिफाइड, इट इज कंप्लीटली फेक। ये जो लेटर है ये इन लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस ने कभी इशू ही नहीं किया था, ये कंपनी ने फेक डॉक्यूमेंट बनाया और रेटिंग एजेंसीज को दे दिया। जब इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रेटिंग एजेंसीज ने स्टडी करी तब पता चला कि कंपनी अपने लोन्स के साथ डिफॉल्ट कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन इज वेरी पुअर। उन्होंने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया टू द लोएस्ट पॉसिबल लेवल, दैट इज डिफॉल्ट। सो सेबी की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला जो ये 262 करोड़ का अमाउंट है ये इन प्रमोटर्स ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट में यूज किया। ये बिजनेस में कहीं भी यूज नहीं हुआ, ना ही इससे कोई ईवी व्हीकल्स परचेज करे गए, ना ही किसी सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट में ये पैसा इन्वेस्ट किया गया। ये सारा पैसा इन्वेस्ट किया गया इनका अपने पर्सनल इंटरेस्ट में। डीएलएफ के एक बहुत ही लग्जूरियस प्रोजेक्ट द कैमिलियाज, वहां पर 100 to 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई एक फ्लैट परचेज करने में जो इन प्रमोटर्स के नाम पर था। पर्सनल क्रेडिट कार्ड के बिल पे हुए जिसमें बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स की पेमेंट, स्पा के बिल्स, इनफैक्ट एक गोल्फ कोर्स का परचेज करना था। ये सारा लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा यूज कर रहे थे ये प्रमोटर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट में। सो वहां से इस कंपनी के सारे फ्रॉड्स बाहर आने लगे। कंपनी का कहना था कि हमारा पुणे में बहुत बड़ा एक प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो वर्किंग है, बट जब एनएससी ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन करी, वहां पर फिजिकल विजिट करा, ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्किंग नहीं थी। जहां पर 300 वर्कर्स का काम करना दिखाया गया था वहां पे हार्डली 3 एम्प्लॉयज अवेलेबल थे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल बिल्कुल भी नहीं था, जो ये दिखा रहा था कि ये जो स्पेस है ये कभी यूज ही नहीं हुआ या आज की डेट में फंक्शनल नहीं है। बट कंपनी का कहना था कि हमारे पास इतने सारे ऑर्डर्स हैं जो हम इस प्रोजेक्ट, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पूरे करेंगे। लास्ट 1-2 सालों से कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे थे, अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे थे। इनफैक्ट अगर जो इनके पास स्टॉक्स बचे भी थे उसमें भी इनकी जो प्लेजिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही थी। 79.8 से 85.5% कंपनी के स्टॉक्स इन प्रमोटर्स के पास जो थे वो ऑलरेडी किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्लेज थे। यानी अगर इन प्रमोटर्स के पास 100 शेयर्स है तो उसमें से अराउंड 86 शेयर्स किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्लेज करके उसके अगेंस्ट फंड रेज किया हुआ था और वो सारा फंड्स जो था वो मिसयूज हो रहा था। सो ये कंप्लीट एक बहुत बड़ा स्कैम था। सो जब रेटिंग एजेंसीज ने इस कंपनी पे चार्ज लगाया फॉल्स लोन्स रीपेमेंट लेटर सबमिट करने का, फॉल्सिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने का, उसके बाद सारी एजेंसीज ने इस कंपनी पर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। सेबी ऑलरेडी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुका है। ईडी ने एक पार्टनर को, एक प्रमोटर को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है, व्हाइल द सेकंड वन इज इन दुबई करंटली। आईसीएआई ने भी अब इस कंपनी के ऊपर एक सुओ मोटो केस रजिस्टर किया है जिसमें जिन भी ऑडिटर्स, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हो चाहे इंटरनल ऑडिटर्स हो, जिन भी ऑडिटर्स ने इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज किया था, साइन किया था,
उनके ऊपर भी अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या ये कोल्यूजन था या फिर एक कंपनी ने फैक्ट्स छुपाए थे इन ऑडिटर्स के साथ। बट एट द लास्ट इस सारे स्कैम का सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ? वो हुआ रिटेल इन्वेस्टर को, बिकॉज स्टॉक फॉल कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशंस एवरेज आउट करी कि उनकी जो अब होल्डिंग है वो उनके लोअर प्राइस रेंज में आ जाएंगी, जिससे उनकी जो स्टॉक होल्डिंग है वो बढ़ गई। कैपिटल का मेजर चंक इन्वेस्टेड था और अब इस स्टॉक से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। बट द कंसर्निंग थिंग इज, क्या रिटेल इन्वेस्टर इन सब चीजों से बच सकता है? कंप्लीटली तो कभी भी नहीं, बट हाँ ये रिस्क मिटिगेट किया जा सकता है। आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा और उससे भी ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। जिसने अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई किया है, अपनी कैपिटल का 5-10% इन्वेस्ट करते हैं आप किसी भी एक कंपनी में, स्टॉक में, नो डाउट वो स्टॉक कितना भी फ्यूचरिस्टिक दिखे, उनको इस फॉल से या इन स्कैम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज उनका 5 से 10% कैपिटल जो है वो हम ये मान लेते हैं कि वाइप आउट हो जाएगा, बट जो बाकी का उनका 90% कैपिटल है वो उनको अच्छे रिटर्न्स निकाल के देगा। सो ओवरऑल उनको ज्यादा डेंट नहीं लगेगा उनकी कैपिटल को। बट पर्सनली आई नो फ्यू पीपल जिन्होंने 70% 80% इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ था और उसके बाद भी उन्होंने एवरेज आउट की अपनी पोजीशंस। अब वो कंप्लीटली स्टक है, उनके लिए उनकी कैपिटल जीरो हो चुकी है। एंड मेरे को अभी इतनी जल्दी ये कंपनी इन ट्रबल से बाहर आती भी नहीं दिख रही। जब तक हो सकता है कल को इस कंपनी को कोई टेक ओवर करे, सो इस स्टॉक से इसके कोई प्राइस की बढ़ने की उम्मीद है। अदरवाइज ये कंपनी जहां भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर आ जाता है, वहां पर पर्सनली मैं या आप कोई भी स्टॉक की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर होता है उस स्टॉक से रिकवरी की उम्मीद नहीं रखी जाती। सो क्या हम ऐसे स्टॉक से बच सकते हैं कि हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें वो अच्छी ही कंपनी हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, एथिकली स्ट्रांग हो? ऐसा जरूरी तो नहीं, बट सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ये ऐसी चीज है जो आपको ऐसी कंडीशन से बाहर रख सकती है। सो जब भी किसी कंपनी में, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ये मान के करें कि अगर जो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर उसका 50% 70% चला भी गया, सो क्या आप उस अमाउंट को दूसरे अपने स्टॉक से रिकवर कर पाएंगे? क्या वो कैपिटल का डेंट आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे? अगर आप ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ऐसी किसी भी कंडीशन से सेल थ्रू हो सकते हैं। सो ऑलवेज कंसीडर रिस्क मैनेजमेंट। और काफी सारे ऐसे रेड फ्लैग्स थे जो इस कंपनी में दिखाई दे रहे थे। 4 मार्च के बाद किसी ने भी अगर इस स्टॉक में एवरेज आउट किया, दैट कंप्लीटली मींस ही इज अ ब्लाइंड इन्वेस्टर। उसने सिर्फ स्टॉक को गिरते देखा और पैसा इन्वेस्ट किया। चलिए उससे ऊपर के लेवल्स पर हम मान सकते हैं कोई खास न्यूज नहीं थी, रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं पता था, फाइन। बट 4 मार्च के बाद भी अगर किसी ने एवरेज किया कि अब स्टॉक 100 रुपीज पर आ चुका है, अब 120 के लेवल पे है, 415 के बाद ये स्टॉक आज 89 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉक जितनी जल्दी बढ़ता है वो उतनी जल्दी गिर भी सकता है। सो इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रॉपर रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिए। सो 1000 में से 1-2 कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जिनके साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू होंगे, यहाँ पर फ्रॉड्स होंगे और वो आज नहीं तो कल बाहर आएंगे और उस टाइम आप उस स्टॉक से हो सकता है एग्जिट भी ना ले पाए। सो अपने पोर्टफोलियो को स्टडी कीजिए, देखिए कि कहाँ पर आपने कितनी एलोकेशन करी है। किसी भी कंपनी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। अपने कैपिटल का उतना ही चंक इन्वेस्ट कीजिए जिसको आप जाते देख सकते हैं। सो दैट इज द ओनली थिंग। और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। 450 से ये स्टॉक 1300 तक गया, तो एटलीस्ट आप अपनी जो कैपिटल है इस बीच में आपको 10%, 50%, 100% रिटर्न मिल रहा है, सो कुछ बुक जरूर कीजिए और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए। सो इन दैट केस अगर ये कंपनी जीरो भी होती है, ये स्टॉक जीरो भी होता है, तो भी आपने जो सिर्फ प्रॉफिट अर्न किया था इस स्टॉक से वो जाएगा और आपकी कैपिटल सेफ रहेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर टू दैट। Thank you and do subscribe me for such more informative content.